नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इसी नोट पे आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूं घातक गोली नॉवल का चौथा पार्ट। इसके बाकी के 3 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं घातक गोली नॉवल के चौथे पार्ट को। मैं सक्तावत एस्टेट पहुंचा। अपने इंतजार में वहां मुझे वही सोमवार वाला नौजवान नौकर मिला। तुम्हारी हफ्तावारी छुट्टी बुधवार को होती है? जानबूझकर अनजान बनते हुए मैंने सवाल किया। नहीं साहब, वो बोला, शनि को होती है। कल तो तुम यहाँ दिखाई नहीं दिए थे। आप कल यहाँ आए थे? हाँ, तभी तो पूछा। साहब, कल सारे स्टाफ की स्पेशल छुट्टी थी, यहाँ तक कि महाराज की भी। बड़े साहब ने एक दिन पहले ही बोल दिया था। एक दिन पहले ही बोल दिया था? यानी कि मंगल को ही बुध की छुट्टी की घोषणा कर दी थी? जी हाँ। बड़े साहब कहाँ हैं? स्टडी में। आइए। उसने मुझे स्टडी में पहुंचाया, जहाँ की महासिंह और डॉक्टर अटल के अलावा सोनाली भी मौजूद थी। सबकी सूरतें संजीदा थी। क्या आदमी हो भाई तुम? मुझे देखते ही महासिंह भड़का। क्यों? मैं सक पकाया। क्या हुआ है मुझे? अच्छे भले डॉक्टर अटल के साथ वापस लौटते रास्ते में कहाँ खिसक गए थे? जहाँ के लिए खिसका था, अफसोस है कि वहाँ पहुँच न पाया। पहले ही पुलिस ने धर लिया और बाजरिया पुलिस यहाँ पहुँच गया जहाँ की आप चाहते थे कि मैं पहुँचता। सब बेड़ा गर्क करके रख दिया। जी हाँ, सब बेड़ा गर्क करके रख दिया। एक मामूली काम भी ठीक से ना संभाल पाया। एक मामूली काम ठीक से ना संभाल पाया। अरे क्या तोते की तरह हमारी हर बात को रट रहे हो? सिर्फ इसलिए कि आपको तोता रटन ही पसंद है। अपनी बात की, अपने ख्यालात की मुखालफत सुनना आपको पसंद नहीं। देखो, यहाँ तुम्हें इसलिए तलब नहीं किया गया कि तुम हमसे बहस करो, हमारे ख्यालात में नुक्स निकालो या हमारी तबीयत पर नुक्ताचीनी करो। तुम्हें इसलिए तलब किया गया है क्योंकि हम जानना चाहते हैं। मैं भी जानना चाहता हूँ। तुम क्या जानना चाहते हो? ये कि आप मुझे बैठने के लिए अभी कहेंगे, थोड़ी देर बाद कहेंगे या अगले हफ्ते कहेंगे? तब जैसे उसे पहली बार एहसास हुआ कि मैं जब से वहाँ पहुँचा था अपने पैरों पर खड़ा था। ओह, वह अपेक्षाकृत नरम स्वर में बोला, बैठो बैठो। शुक्रिया। मैं एक कुर्सी पर ढेर होता हुआ बोला। कहाँ पहुँचना चाहते थे तुम? डॉक्टर उत्सुक भाव से बोला। अपने एक दोस्त के पास, जिसके पास की इंफ्रारेड लाइट वाला कैमरा है, जो कि मुझे कागज़ की। मैंने अपनी जेब से वो कागज़ निकालकर सामने लहराया, जो कि मैंने सैलून में शरद के केबिन में पड़े लेटर पैड पर से फाड़ा था। ऐसी तस्वीर खींच कर देता जिससे मुझे पता लग पाता कि इस पर क्या लिखा था। इस पर कुछ लिखा है? हाँ, लेकिन जो लिखा है वो इंफ्रारेड लाइट के बिना पढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि लिखाई का सिर्फ दबाव है। असल में जो कुछ लिखा गया था वो इससे ऊपरले कागज़ पर लिखा गया था, जिसे कि आपने मुझे उल्लू बनाकर अपने काबू में कर लिया था। क्या? वो हक पकाया सा बोला। कब और कहाँ भी पूछ लीजिए, जवाब है ग्वालियर में। उस वक्त जबकि हम शरद के खाली केबिन में पहुंचे थे, जबकि आपने शरद की बाथरूम में मौजूदगी का आइडिया देकर मुझे उधर अरसाल कर दिया था और खुद मेरी पीठ पीछे लेटर पैड पर से वो लिखा हुआ वर्का फाड़ लिया था, जिसका अक्स इस वर्के पर भी है। मैंने? यकीनन आपने, क्योंकि आप ही को वो वर्का पैड पर से फाड़ लेने का मौका हासिल था। इस पर क्या लिखा है ये अब मैं कल से पहले नहीं जान पाऊंगा। अलबत्ता आप चाहें तो असल इबारत वाला वर्का मुझे अभी देखने को मिल सकता है। डॉक्टर ने महासिंह की तरफ देखा। महासिंह ने बेचैनी से पहलू बदला और फिर धीरे से बोला, तुम क्या कहना चाहते हो? आपके मिजाज को खातिर में लाते हुए मैं बोला, लिफाफेबाजी वाली जुबान में कहूँ या वैसे 2 टुक कहूँ, जैसे कि ऐसी बात कही जानी चाहिए? 2 टुक कहो तो सुनिए। 2 टुक बात यह है कि कल आपके साहबजादे ने एक खून किया था। खून? आपने जब उसे नीम पागल करार दिया था तो उसकी जहनी हालत को बहुत कम करके आंका था। आपका नूरे चश्म नीम पागल नहीं, फुल पागल था, जिसने कि अपनी दीवानगी की हालत में या ड्रग्स के नशे के हवाले होकर एक नौजवान लड़की को शूट कर दिया था। उसकी करतूत की आपको खबर थी, इसलिए कल आपने उसके लंबे सफर पर रवानगी का आनन फानन इंतजाम किया था और खून जैसे जघन्य अपराध करने वाले की फरार होने में मदद करके खुद भी एक अपराध किया था। वो हड़बड़ाया। उसने मंत्रणा करती निगाहों से डॉक्टर की तरफ देखा। क्या सबूत है तुम्हारे पास इस बात का? डॉक्टर बोला कि शरद ने कोई कत्ल किया था। डॉक्टर साहब, आपकी मुतवातर जिद थी कि लड़के ने आत्महत्या की थी। ऐसा 2 वजह से मुमकिन हो सकता है। एक तो उस चिट्ठी की वजह से जो कि आपने लेटर पैड पर से फाड़ी थी और जो जरूर शरद ने ही लिखी थी और जिसके जरिए उसने गुनाह का इकबाल अपने पीछे छोड़ा था। दूसरा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आत्महत्या जैसा कदम उठाने के लिए कोई ठोस वजह दरकार होती है और शरद के केस में वो वजह यही थी कि उसने कत्ल जैसा जघन्य अपराध किया था, जिसकी सजा फांसी होती है।
पकड़े जाने की दहशत से निजात पाने के लिए उसने घबराकर आत्महत्या कर ली हो, ये बात समझ में आती है। तुम्हारी बात, महासिंह बोला, महज एक थ्योरी है, सबूत नहीं। सबूत 45 कैलिबर की लंबी नाल वाली वो रिवॉल्वर है जो कि मौका वारदात के करीब से बरामद हुई है, जिसका आलाए कत्ल साबित हो जाना महज वक्त की बात है, जिसे अपने यहाँ के पहले फेरे में मैंने शरद के हाथ में देखा था और जो शरद का मोस्ट फेवरेट हथियार बताया जाता है। नॉनसेंस, वैसी रिवॉल्वर कहीं हो सकती है, लेकिन एक सीरियल नंबर की एक ही रिवॉल्वर होती है और फायर आर्म्स रजिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड के सीरियल नंबर के जरिए रिवॉल्वर के मालिक का पता लगाया जा सकता है। वो रिवॉल्वर शरद की नहीं हो सकती। फिर तो वैसी रिवॉल्वर जो मैंने शरद के पास देखी थी अभी भी यहीं होगी। जाहिर है, मैं ज़रा देख सकता हूँ उसे। वो खामोश रहा। आप बखूबी जानते हैं कि वो रिवॉल्वर घर में नहीं है। इसलिए घर में नहीं है क्योंकि वो आलाए कत्ल है जो कि मौका वारदात के करीब से बरामद हो चुका है। कत्ल, उसने बात बदली, किसका हुआ है? जैसे आपको मालूम नहीं। जवाब दो। एक नौजवान लड़की का, करीबी सिद्धार्थ कॉलोनी के नाम से जानी जाने वाली एक नई बस्ती कॉलोनी के एक तनहा मकान में। मकतूला का नाम मोनिका आनंद था और वो अब्बा की मुलाजिम थी। अब्बा वो जगह है जहाँ के आपके साहबजादे फ्रिक्वेंट विजिटर थे और जहाँ जुआ खेल खेल कर वो अब्बा के मौजूदा मालिक जॉन पी अलेक्जेंडर के कर्जाई बने थे। लड़की का कल शाम को मुझे आपका बुलावा आने से सिर्फ 1 घंटा पहले कत्ल हुआ था, यानी कि कत्ल की खबर लगते ही आपने आनन फानन बख्तावर को मुझे लिवा लाने के लिए रवाना कर दिया था। यहाँ की पुलिस तुम तक कैसे पहुँच गई? मैंने उस डायरेक्टरी की बाबत बताया जिसमें मेरे नाम की एंट्री के नीचे लाल लकीर खींची पाई गई थी। अब मेरा आपसे एक सवाल है। फिर मैं डॉक्टर से संबोधित हुआ। क्या? बोलो। जब आत्महत्या वाली बात आपको कबूल है तो आपने लेटर पैड पर से वो वर्का क्यों फाड़ा जो कि सुसाइड नोट हो सकता था? मैंने कब कबूल किया कि मैंने कोई वर्का फाड़ा था? आपने फाड़ा था, आपने ही फाड़ा था। आपकी जानकारी के लिए कल रात आपके और बख्तावर के अपने अपने बिस्तर के हवाले हो जाने के बाद आधी रात के करीब किसी वक्त मैं शरद के केबिन में झांकने गया था। तब घोड़े बेचकर सोए पड़े सड़क के करीब कहीं कोई लेटर पैड मौजूद नहीं था। सुबह टेबल पर एक लेटर पैड मौजूद था। बंद केबिन में वो लेटर पैड कोई और रख के नहीं जा सकता था। यकीनन रात के किसी वक्त होश में आने पर वो लेटर पैड शरद ने ही कहीं से निकाला था और इस्तेमाल किया था। किस लिए इस्तेमाल किया था? जाहिर है कि घर कुशल मंगल की चिट्ठी लिख भेजने के लिए तो इस्तेमाल किया नहीं होगा। यूँ इस्तेमाल किया भी गया होता तो आपने ऐसी किसी चिट्ठी को चोरों की तरह वहां से गायब कर देना जरूरी ना समझा होता। वो चिट्ठी यकीनन एक सुसाइड नोट था। जब मैं सुसाइड वाली बात को नहीं नकारता तो सुसाइड नोट की वहां से बरामदी से मुझे क्यों एतराज होता? इसी से साबित होता है कि वो चिट्ठी सिर्फ सुसाइड नोट नहीं थी, उसमें और भी ऐसा कुछ लिखा हुआ था। परिवार के हितैषी होने के नाते जिसे आप रोशनी में नहीं आने देना चाहते। लेकिन नादानी आपसे ये हुई कि आपने वहां से चिट्ठी वाला वर्का खिसकाया, पूरा पैड ही ना खिसका लिया। आपने पूरा पैड वहां से गायब कर दिया होता तो किसी चिट्ठी के वजूद की मुझे सपने में भी खबर ना लगती। तो पैड के चिट्ठी वाले वर्के से अलग वर्का मेरे काबू में ना होता जिस पर लिखा इबारत इंफ्रारेड लाइट के जरिए उभारी जा सकती है। अब मेरा आपसे सवाल यह है कि आप मुझे वो चिट्ठी दिखाएंगे या इस इबारत के इस वर्के से पढ़ने के लिए मुझे कल तक का इंतजार करना पड़ेगा? डॉक्टर ने महासिंह की तरफ देखा। दिखा दो, महासिंह भाविन स्वर से बोला। हम इससे ये वर्का छीन सकते हैं। तत्काल मैंने वर्के को पूर्ववत तय करके अपने कोट की भीतरी जेब में रख लिया और उठ खड़ा हुआ। बैठ जाओ, महासिंह बोला। अगर चिट्ठी मेरे से छीनने की कोशिश की गई तो? सुना नहीं? मैं झिझकता हुआ वापस बैठ गया। चिट्ठी दिखाओ इसे। डॉक्टर ने अपने पर्स से चिट्ठी बरामद की और बड़े अनिच्छापूर्ण भाव से मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी उसकी आत्महत्या की तस्दीक तो करती ही थी, उसमें यह भी स्पष्ट लिखा था कि उसने बेचारी लड़की का खून किया था। कैसी हक्की बक्की सी फटी फटी आंखें फैलाए तब वो मुझे देख रही थी। कैसे उसकी सूरत से लग रहा था कि गोली खाने से पहले ही वो आतंक से मर गई थी। बस एक गोली उसकी छाती में कि उसका काम तमाम। आखिर में अलविदा के नीचे उसके पूरे हस्ताक्षर थे। चिट्ठी आपसे संबोधित है, मैं बोला। हमने देखा है, महासिंह शुष्क स्वर में बोला। ये पक्की बात है कि हैंडराइटिंग साहबजादे की है? हाँ, लिखावट में हिलडुल बहुत है, सफाई और संतुलन नहीं है। वो नशे में था, हेरोइन के भी और सिडेटिव के भी, डॉक्टर बोला। ऐसे शख्स के नींद से उठ बैठने का मतलब ये नहीं होता कि वो जागकर चाक चौबंद हो गया था, नशे से पूरी तरह से मुक्त हो गया था। आई सी। ऊपर से ये न भूलो कि जब ये इबारत लिखी गई थी तब ट्रेन 100 किलोमीटर की ऊपर की रफ्तार से दौड़ रही थी। नहीं भूला हूँ। तो ये वजह है झोलझाल ढंग से लिखी इबारत का। और क्या होगी? सवाल मैंने किया है, यही वजह है आपकी। मैं महासिंह की तरफ घूमा। फोन पर इंस्पेक्टर हेतराम से क्या बात हुई? कोई खास बात नहीं हुई, जवाब मिला। फिर भी तुम्हारे बारे में ही पूछ रहा था।
खासतौर से हमारे से तुम्हारी कल मूवमेंट्स की तस्दीक करना चाहता था। क्या तस्दीक की है आपने? यही कि कल शाम से ही तुम शरद के साथ थे, जो कि सच नहीं है। क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं शरद के साथ था तो शरद मेरे साथ था, यानी कि मैं उसके साथ कत्ल में शरीक था। या नहीं थे, यानी कि कत्ल शरद ने नहीं किया था और तुम इस बाबत उसके गवाह हो, उसके एलिबाई हो। मेरी वो कथित एलिबाई और इस चिट्ठी की इबारत दो परस्पर विरोधी बातें होंगी जनाब। जब वो चिट्ठी में तहरीरी तौर पर कबूल कर रहा है कि कत्ल उसने किया था, तो तभी तो हम कहते हैं कि ये चिट्ठी आम नहीं होनी चाहिए। यही सोचकर तो डॉक्टर बोला, मैंने भी इसे शरद के केबिन में से निकाला था। हम नहीं चाहते, महासिंह बोला, कि हमारे ऊंचे खानदान का ऊंचा नाम एक कत्ल जैसे जुर्म के संदर्भ में लिया जाए। आपका ऊंचा खानदान? मेरी भवें उठी। आपका ऊंचा नाम? मैंने सुना है ऊंचे नाम और खानदान वाली तो शरद की स्वर्गवासी माता गरिमा देवी थी। निहायत बदतमीज और तहजीब से कोरे आदमी हो तुम। तारीफ का शुक्रिया। अब आगे क्या प्रोग्राम है? शरद का नाम कत्ल से नहीं जुड़ना चाहिए। एक तो बेचारा जान से गया, उसने अपने कुकर्म की सजा खुद अपने को देने का हौसला किया, ऊपर से मरकर भी उसकी नेक नामी बिगड़े, ये हमें कबूल नहीं। पुलिस फिर भी तफ्तीश करेगी, पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगेगा। एकलौता सबूत ये चिट्ठी है। उसने हाथ बढ़ाकर बड़ी सफाई से मेरे हाथ से चिट्ठी खींच ली, जो कि नष्ट कर दी जाएगी। जो दूसरा वर्ग का है उसे भी नष्ट कर दिया जाएगा। कैसे? वो तो मेरे पास है। तुम्हारी कीमत अदा कर दी जाएगी। मेरी कीमत अदा करने की कोशिश में आप कंगाल हो जाएंगे। ओह शट अप। हमारा मतलब उस माल की कीमत से है जो दूसरे वर्ग की सूरत में तुम्हारे पास है। तुम्हारे अलावा सब घर के आदमी हैं जो कि शरद की चिट्ठी के अस्तित्व की बाबत जानते हैं। उस चिट्ठी की और तुम्हारी खामोशी की हम कोई भी वाजिब कीमत अदा करने को तैयार हैं। और गैर वाजिब? उसने खा जाने वाली निगाहों से मेरी तरफ देखा और फिर बोला, हम गैर वाजिब कीमत भी अदा करने को तैयार हैं। मैं अभी भी कहता हूँ, डॉक्टर बोला, कि हमें वो चिट्ठी इससे जबरन छीन लेनी चाहिए। नहीं, अर्ज क्या है? ये यहाँ से भाग नहीं सकता। बख्तावर इसे। अरे बोला ना नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि ये कोई बहुत ही शातिर, बहुत ही पहुंचा हुआ शख्स है जो कि हमारे पल्ले पड़ गया है, जिसे ये ना सुझाओ कि यहाँ से वो वर्का इसे छीना जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता। इसने ज़रूर ऐसा कोई इंतज़ाम एडवांस में करके रखा होगा कि इसके पास वाला वर्का नष्ट हो चुकने के बाद भी ये चिट्ठी का अस्तित्व साबित कर सकता हो। ऐसा कोई इंतज़ाम ना मैंने किया था, ना मुझे करना सूझा था। सोचता तो तब जबकि मुझे मालूम होता कि उसमें क्या विस्फोटक जानकारी निहित थी, लेकिन मुझे खुशी थी कि वो लोग ऐसा सोच रहे थे। अब जबकि प्रत्यक्ष में बोला, मैं असल चिट्ठी पढ़ चुका हूँ, तो उसकी इबारत को आप मेरे जहन से नहीं मिटा सकते। मिटा सकते हैं, डॉक्टर बोला। कैसे? तुम्हें भी मकतूला लड़की के पीछे रवाना करके। तौबा, मैंने तो समझा था कि यहाँ एक ही पागल था जिसने की खुदकुशी कर ली, लेकिन यहाँ तो सभी पागल है। डॉक्टर अटल वो बात भावनाओं के आवेग में बहकर कह बैठे थे। महासिंह बोला, यह शायद इसलिए क्योंकि वो डॉक्टर कम और कसाई ज़्यादा हैं, या शायद कसाई ही हैं, डॉक्टर है ही नहीं। अब उस बात का पीछा छोड़ो और बोलो, क्या कीमत चाहते हो उस वर्के की और अपनी खामोशी की? रुपए आने पाइयों में मैं कोई कीमत नहीं चाहता। तो कैसे चाहते हो? असलियत बयान कीजिए ताकि तुम उसका भी कोई इस्तेमाल कर सको। जनाब, आप शायद भूल गए हैं कि आप अभी भी मेरे क्लाइंट हैं, जिनसे कि मैंने एक हफ्ते की एडवांस फीस हासिल की है। क्लाइंट के साथ दगाबाजी करना मेरा अपने धंधे के साथ दगाबाजी करना होगा, और धंधे के साथ दगाबाजी का सबक मेरे उस्ताद ने मुझे नहीं पढ़ाया था। क्या हर्ज है? अब तक जैसे मौन व्रत धारण किए बैठी कड़क सुंदरी तब पहली बार बोली। हार बरामद हो गया तो वैसे ही सब असलियत खुल जाएगी। हार? मैं बोला। कैसा हार? मैं बोलूं? महासिंह ने हिचकिचाते हुए सहमति में सिर हिलाया। सोनाली वापस मेरी तरफ घूमकर बोली, शरद के अधिकार में एक बेशकीमती हार था। वो हार जिसका ट्रेडिशनल नाम नौलखा है, लेकिन आज की तारीख में जिसकी कीमत 40 लाख रुपए से किसी कदर कम ना होगी। इतना कीमती हार शरद के कब्जे में क्यों था? मैं बोला। हमारी मर्जी से नहीं था, वो खुद ही उसे निकाल कर ले गया था। हमें तो खबर भी नहीं थी उसकी इस हरकत की। खबर लगी कैसे? लौटकर उसने खुद ही बताया। क्या? सोनाली ने अपने पति की तरफ देखा। यही कि महासिंह बोला, वो हार वो उस लड़की के पास छोड़ आया था। किस लड़की के पास? भाई उसी के पास जिसका कि कत्ल हुआ है। इतना कीमती हार वो उस लड़की के पास छोड़ आया, या उसकी लाश के पास? जब वो अपनी उस करतूत के बाद वापस लौटा था तो कुछ ठीक से बयान नहीं कर पा रहा था। एक तो वो पूरी तरह से हेरोइन के नशे के काबू में था, ऊपर से दहशत में पूरी तरह से हिला हुआ था। ऐसी हालत में घर पहुंच गया सही सलामत, वो भी कम हैरानी की बात नहीं। बहरहाल उसकी हालत ऐसी थी कि वो किसी भी बात को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था।
सवाल पूछने पर ऐसा टूटा फूटा जवाब देता था कि उसका कोई ठीक से मतलब निकाल पाना मुहाल था। लड़की, नौलखा, गोली, लाश, यही वो चंद लफ्ज थे उसकी जुबान से बार बार निकलते जो कि ठीक से समझ में आते थे। फिर भी इतना तो मैं और डॉक्टर समझ ही गए थे कि साहबजादे कोई बहुत बड़ा गुल खिलाए थे। डॉक्टर साहब तब यहीं थे? हाँ, इत्तेफाक से। तब डॉक्टर ने ही उसे कोई उसके नशे का एंटीडोट दिया था, जिसकी वजह से ये उससे ये असलियत कबूलवा पाए थे कि उसने एक लड़की को शूट कर दिया था और दूसरी दुनिया में उसे कंपनी देने के लिए नौलखा वो उसके पास छोड़ आया था। तभी हार के लिए घर में पड़ताल की गई थी तो पाया गया था कि हार गायब था। जिस क्लोजेट में वो हार पड़ा होता था, बरखुरदार ने उसका ताला तोड़कर हार वहां से निकाल लिया था। ऐसी कोई हरकत उसने कभी पहले भी की थी? नहीं, वो पहला मौका था। पहली बार हाथ साफ किया तो लाखों के माल पर। क्या चोरी, क्या कत्ल। जाहिर है कि उसने जो कुछ किया था नशे के सिकंजे में आकर किया था। यानी कि अब आप मानते हैं कि जो रिवॉल्वर पुलिस ने बरामद की है वो उसी की थी? हाँ, हमने खुद उसकी फायर आर्म्स वाली कैबिनेट को चेक किया था। हमने 45 कैलिबर की एक रिवॉल्वर वहां से गायब पाई थी। फिर क्या? फिर हमने उसे आनंद फानंद दिल्ली से खिसका देने का फैसला किया। इत्तेफाक से उसके लंबे सफर का प्रोग्राम पहले से ही बना पड़ा था। लिहाजा डॉक्टर ने उसे सेडेटिव का इंजेक्शन दिया ताकि उसकी लड़की, लाश, नौलखा, गोली की रट बंद हो पाती और हमने बख्तावर को तुम्हें फोन पर लिवा लाने के लिए दौड़ाया। उसके बाद क्या हुआ वो तुम जानते ही हो। अगर शरद कहता है कि वो हार लड़की के पास छोड़ आया था तो मौका वारदात से बरामद क्यों नहीं हुआ? बरामद हुआ होगा। पुलिस या तो किसी स्ट्रेटेजी के तहत उसकी बाबत खामोश होगी या फिर किसी पुलिसिया की उस पर नीयत मैली हो गई होगी और वो उसे चुपचाप हजम कर गया होगा, या शरद ही उसकी बाबत गलत बयानी कर रहा होगा। डॉक्टर बोला, इतनी बुरी तो हालत थी उसकी। उस हालत में हार की बाबत कोई मुगालता लग जाना और मुगालती की वजह से उसका किसी गलत बात पर जोर देने लगना क्या बड़ी बात होती। ऐसे तो ये भी हो सकता है कि उसे कत्ल की बाबत भी मुगालता ही हो सकता है। लेकिन वो रिवॉल्वर, महासिंह बोला, जो कि गायब है। कहाँ से गायब है? आपने कहा कि फायर आर्म्स वाली कैबिनेट से। हाँ, हो सकता है उसने रिवॉल्वर कहीं और, कहीं इधर उधर रख दी हो। आपने तो इस कैबिनेट के अलावा इतनी बड़ी कोठी में उसे कहीं और तलाश करने की कोशिश की नहीं थी। ये बात तो सच है, लेकिन जब उसने कुछ किया नहीं था तो उसने कुछ किया होना कबूल क्यों किया? उसने आत्महत्या क्यों की? इसी मुगालते के तहत कि उसने कुछ किया था। ओह, फिर तो ये बहुत ज्यादती हुई लड़की के साथ। वो खामखा अपनी जान का दुश्मन बन बैठा। अब मौजूदा हालात क्या कहते हैं? डॉक्टर बोला, मौजूदा हालात ये कहते हैं कि साहबजादे का अंजाम छुपा नहीं रह सकता। एक तो देर सवेर उसकी लाश जरूर बरामद होगी तो शिनाख्त भी होगी। जरूरी नहीं, महासिंह बोला, लाश ऐसी हालत में भी हो सकती है कि सूरत के अलावा भी शिनाख्त के पुख्ता जरिए होते हैं जनाब। और फिर ये न भूलिए कि आप हमेशा इस हकीकत को छुपाए नहीं रह सकते कि आपका साहबजादा गायब है। ऊपर से मौका वारदात के करीब से बरामद हुई रिवॉल्वर की पड़ताल ये स्थापित कर सकती है कि वो शरद की प्रॉपर्टी थी, और अगर वही आलाय कत्ल भी निकला तो फिर हत्या और आत्महत्या वाली कहानी एकदम साफ होगी। रही सही कसर आपका नौल का हार पूरी कर देगा, जो कि बरामद हो सकता है। क्या बात है भाई, अभी तो तुम कह रहे थे कि शरद की रिवॉल्वर कोठी में ही कहीं हो सकती है और अब उसी को आलाय कत्ल बताने लगे। मैं आपके सामने तस्वीर का हर पहलू उजागर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहरहाल अब दामोदर उस रिवॉल्वर की शिनाख्त पर है जो कि पुलिस के कब्जे में है। साहबजादे की लाश की बरामदी और शिनाख्त पर है और उस नौल के हार पर है जो कि आपकी मिल्कियत साबित किया जा सकता है। कैसे साबित किया जा सकता है ये तो आइंदा वक्त बताएगा। मसलन पुलिस आपसे, मैडम से या वहां से जुड़े किसी और जानकार शख्स से उसकी बाबत सीधे सवाल कर सकती है। पुलिस की मजाल नहीं हो सकती यहाँ आकर हमसे सवाल करने की। देखेंगे, मैं बोला, और फिर एकाएक उठ खड़ा हुआ। अब मुझे इजाजत दीजिए। तुम अभी भी हमारे लिए काम कर रहे हो मिस्टर कोहली? आपसे हासिल हुई फीस तो यही कहती है। अलबत्ता ये मेरी समझ से बाहर है कि अब मेरे से क्या काम करना अपेक्षित है। असलियत का पता लगाओ। लेकिन आप तो इस केस को हवा देने के खिलाफ हैं, नहीं चाहते कि आपके ऊंचे खानदान का ऊंचा नाम कत्ल से जुड़े। चुपचाप पता लगाओ, हमारी जाती तसल्ली के लिए, ना कि पुलिस का काम आसान करने के लिए और कानून के हाथ मजबूत करने के लिए। ठीक है, हम तुम्हें मुंह मांगी फीस देंगे। मैं ज़रूर कबूल करूँगा, लेकिन फ़िलहाल तो मेरी वापसी का इंतज़ाम हो जाए तो ये भी मेरे लिए कोई कम फीस नहीं होगी। ड्राइवर तुम्हें छोड़कर आएगा। थैंक यू एंड गुड नाइट एवरीबॉडी। एवरीबॉडी में मैंने सोनाली की हाजिरी खास तौर से दर्ज की। चैप्टर 3। अपने फ्लैट वाली इमारत के सामने मैं कार से उतरा। महासिंह को धन्यवाद के साथ मैंने कार को वहां से रुखसत कर दिया और फिर घूमकर इमारत के फाटक की तरफ बढ़ा। तभी एक और कार मेरे पीछे आकर रुकी और किसी ने मुझे नाम लेकर पुकारा।
मैंने घूमकर पीछे आन खड़ी हुई काले शीशों वाली काली एम्बेसडर की तरफ देखा। कार का पिछला दरवाजा खुला और भीतर से उल्टी मूंछों जैसी घनी भौं वाले उसी मवाली ने बाहर कदम रखा जो कि मेरे दफ्तर में आकर मुझे धमका के गया था। पहचान लिया? वो सहज भाव से बोला। हाँ, मैं बोला। यहाँ भी पहुँच गया? मैं बोला था मैं फिर आऊँगा। अब क्या करने आया है? चेताने तो नहीं आया होगा, क्योंकि चेता है तो तू कहता है था कि सिर्फ एक बार जाता है। बिग बॉस बुलाता है, नाम ले अपने बिग बॉस का और अपना भी। चलो प्लीज़, मैं इस वक्त कहीं नहीं जा सकता। उसने मुझे रिवॉल्वर दिखाई। तू मुझे सरेराह सूट नहीं कर सकता। क्यों? पकड़ा जाएगा। कोई बात नहीं, बिग बॉस छुड़ा लेगा। अरे नाम तो ले अपने बिग बॉस का, मैं तुझे उसी से मिलाने ले जा रहा हूँ। कार में बैठ मेरे भाई, 10 मिनट की तो बात है। कार द्वारा वहाँ से अब्बा का फासला 10 मिनट का ही था। अब मुझे और भी यकीन हो गया कि वो अलेक्जेंडर का आदमी था। मैं चुपचाप कार में सवार हो गया। अलेक्जेंडर मुझे अब्बा की पहली मंजिल के उस कमरे में मिला जो कभी सिल्विया ग्रेको का बेडरूम हुआ करता था। अब वो कमरा ऑफिस की तरह सुसज्जित था, जहाँ की एक विशाल मेज के पीछे सफ़ेद रंग का 3 पीस सूट पहने दिल्ली का वो खूंखार दादा बैठा था जो कि जॉन पी अलेक्जेंडर कहलाता था। वो एक 40 साल का दुबला पतला आदमी था जिसके सिर पर आधुनिक स्टाइल से कटे हुए झब्बेदार बाल थे और चेहरे पर दाढ़ी थी। बड़े इत्मीनान से अपनी एग्जीक्यूटिव चेयर पर पसरा बैठा वो पाइप के कस लगा रहा था। साइड टेबल पर टीवी पड़ा था जिस पर उस मंजिल के, जुआ घर के और नीचे के बार और डांस फ्लोर के दृश्य बारी बारी उभर रहे थे। वो क्लोज सर्किट टीवी सिस्टम अब्बा में हुआ नया इजाफा था, प्रत्यक्ष जिसके जरिए वहाँ के हर स्थान को मॉनिटर किया जाता था। कोहली, मुझे देखते ही वो बोला, कैसा है? बढ़िया। मैं बोला, बढ़िया ही होना चाहिए, बैठ। मैं उसके सामने एक कुर्सी पर बैठ गया। विस्की पिएगा? दिखाई देगी तो पी लूंगा। हा, दिखाई देगी तो पी लेगा। अभी दिखाई देती है? उसने परे खड़े मोटी बहू वाले को इशारा किया। तत्काल उम्दा स्कॉच विस्की के 2 जाम हमारे सामने दिखाई देने लगे। अलेक्जेंडर ने बड़े आत्मीयतापूर्ण भाव से मेरे साथ चीयर्स बोला। और सुना, कैसी चल रही है तेरी जासूसियाँ? बढ़िया। मैं बोला, तुम्हारा हनीमून कैसा रहा? एकदम फर्स्ट क्लास। सोना कैसी है? वो भी एकदम फर्स्ट क्लास। कहाँ है? क्यों पूछता है? वो नेत्र सिकोड़कर बोला, मैं तेरे को बोला कि तू उसको नहीं पहचानता, भूल गया? भूल ही गया था, सॉरी। कोई वांदा नहीं, आइंदा याद रखेगा तो कोई वांदा नहीं। याद रखूंगा। गुड, अच्छा लड़का है तू, पंडीठ है, खुंदकी है, कहना नहीं मानता। अब कौन सा कहना नहीं माना बॉस? मैं तेरे को वार्न रखा कि मेरे काम में दखलंदाज नहीं होने का था, पंगा नहीं लेने का था। मैंने क्या पंगा लिया? ये हशमत, उसने मोटी बहू वाले की तरफ इशारा किया, तेरी मुंडी खड़का के तेरा एक आध बोन फ्रैक्चर करके तेरे को लेसन देना मांगता था, पर मैं नक्को बोला। मैं बोला, कोहली अपन का फ्रेंड, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, पर तू पंगा लिया। कैसा फ्रेंड है तू कोहली? अच्छा फ्रेंड हूँ, मैंने कोई पंगा नहीं लिया सिकंदर दादा। लिया, बरोबर लिया। वो छोकरा शरद चौहान इधर का 20 लाख का कर्जाई, तेरे को मालूम, तेरे को टाइम रहते कहलवाया कि तेरे को अपने काम से काम रखने का था, पंगा नहीं लेने का था, पण तू लिया। उस छोकरे को खुद अपनी सुपरविजन में फरार करा दिया। ये अलेक्जेंडर से पंगा नहीं है तो और क्या है? लेकिन कोई लेकिन नहीं कोहली, अब वो रोकड़ा मैं तेरे से वसूल करेगा। मेरे से? मैं हंसा, इस जन्म में तो शायद ही कर पाओ सिकंदर दादा। क्यों, तू समझता है तू बहुत कड़क है? नहीं, दरअसल मैं समझता हूँ, बल्कि यकीनी तौर से जानता हूँ कि मेरी माली हालत बहुत नर्म है। इस जन्म में तो एक मुश्त 20 लाख रुपए मेरे पास होने से रहे। ओह, ऐसा बोला तू? हाँ। वो क्वेश्चन सोचता रहा, फिर बोला, ओके, उस छोकरे को पकड़ के इधर ला। वो भी मुमकिन नहीं। क्यों? जब तू उसे अपने साथ लेके गया तो उसने आत्महत्या कर ली, चलती गाड़ी से बाहर छलांग लगा दी। ऐसा? हाँ, लेकिन उसका बाप अभी सलामत है। मुझे मालूम है कि वो ऐसा पहले भी कई बार कर चुका है। इस बार नहीं करता, मैं देखेगा उसे, पर पहले छोकरे की बात कंप्लीट कर। सुसाइड क्यों किया उसने? रवानगी से पहले उसने एक लड़की को शूट करके उसका कत्ल कर दिया था। पकड़े जाने और सजा पा जाने के खौफ से ट्रेन से बाहर छलांग लगा बैठा। पक्की कैसे मालूम? क्या पता कोई उसे बाहर धक्का दिया हो। बंद केबिन में उसके सिवाय कोई नहीं था। और फिर वो अपने पीछे एक सुसाइड नोट की सूरत में अपना एक बालिया बयान छोड़ के मरा है। लड़की कौन थी जिसका वो मर्डर किया? तुम्हें उसको जानता होना चाहिए बॉस, वो अब्बा की मुलाजमत में थी। मैं इधर कमाता हूँ, इधर का काम थॉमस देखता है, वही सबको जानता है, मैं सबको नहीं जानता। उसका हुलिया बोल। मैंने बोला, मैं समझ गया, वो भूरे बालों वाली लड़की जिसकी आंखें बहुत चमकती थी। मैंने उसकी आंखों की चमक नहीं देखी थी, मैंने तो उसका मुर्दा जिस्म। वो इधर हॉस्टेस थी। मेरे को नाम नहीं मालूम उसका, पर सूरत याद है। तो वो छोकरा उसका मर्डर किया? हाँ।
क्यों? वजह नहीं मालूम। पुलिस तफ्तीश कर रही है। अब क्या मालूम होगा? किधर से मालूम होगा? मारने वाला तो मर गया। ये भी ठीक है। पूरा किस्सा बयान कर कोहली, शुरू से तफसील से, कोई बात न छूटे। मैंने किया। अलेक्जेंडर की हुक्मदुली की मजाल आपका खातिम कर जो नहीं सकता था। कोहली, मैं खामोश हुआ तो वो बोला, एक नंबर का हरामी है तू। तारीफ का शुक्रिया बॉस। और फंदेबाज भी, फरेबी भी, झूठा भी। झूठा? जैसे जानता नहीं, मेरे से जान के जानेगा। लेकिन बॉस, हार का स्टोरी किधर है? हार नहीं समझता? जो लेडीज लोग गले में पहनता है, ब्यूटीफुल दिखने के वास्ते, इंपॉर्टेंट दिखने के वास्ते। नौलखा? मैं बड़ी मासूमियत से बोला, वही कल छोकरा वो हार इधर लेके आने वाला था, मेरे को देने के वास्ते, मेरे रोकड़े के बदले में मेरे को देने के वास्ते। पर वो आया नहीं। अब तो बोलता है वो सुसाइड करके मर गया। कोहली, मेरे को वो हार मांगता है जो कल उस छोकरे के पास था। किधर है? मुझे नहीं पता। हार की कहानी मुझे आज ही सुनने को मिली थी। पहले ऐसे किसी हार के वजूद की भी मुझे खबर नहीं थी। बंडल मारेला है। लेकिन बॉस, लड़के के घर वालों ने इस बात की तस्दीक की है कि हार उसके पास था। पास था तो किधर गया? पता नहीं, लेकिन एक बात की गारंटी मैं कर सकता हूँ, ट्रेन पर वो हार के साथ सवार नहीं हुआ था। हेरोइन की तलाश में वहाँ मैंने उसकी और उसके सामान की भरपूर तलाशी ली थी। तब हार उसके पास नहीं था। यानी कि घर से निकलने और ट्रेन में सवार होने के दौरान उसने हार को कहीं नक्की कर दिया। कहाँ नक्की कर दिया? सिद्धार्थ कॉलोनी में, उस तन्हा मकान में जो कि हतप्राण लड़की का आवाज़ था। लेकिन वो अभी कोई तस्दीक शुदा बात नहीं थी, इसलिए मैं बोला, मुझे नहीं मालूम। मालूम नहीं तो मालूम कर। जासूसी तो तेरा कारोबार है। अब दिखा अपने जासूसी के जोहर। कोहली, अपनी सलामती की दुआएं मांगते हुए हार वापस पैदा कर, वरना मैं भूल जाएगा कि मैं तेरे को अपना फ्रेंड मानता था। मैं तेरे को 1 वीक का टाइम दिया। बॉस, अभी तुमने खुद अपनी जुबान बोला कि जासूसी मेरा कारोबार है। तो कारोबार तो फीस से होता है बॉस। घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? उसने घूरकर मुझे देखा। मेरा दिल जूते में पहुंचने लगा। अलेक्जेंडर को फीस का इशारा करके शायद मैंने भारी भूल की थी। एकाएक वो ठठाकर हंसा। साला, हर जगह बिजनेस करता है। ठीक है, तू भी क्या याद करेगा? मैं भरेगा तेरी फीस। कितना मांगता है? 1 वीक का? 20 दिया। जातिबार थॉमस से 20,000 रुपीज़ ले लेना, पर काम 1 वीक में होना है, वरना फीस और तेरी सांसें दोनों में वापस क्लेम कर लेगा। समझ गया? समझ गया। और हार लेके छोकरे के बाप के पास नहीं पहुंच जाने का है, मेरे पास आने का है। छोकरे का बाप मेरे को 20 लाख देगा तो हार उसको मिलेगा। हार 40 लाख का बताया जाता है। होगा, मेरे को मेरा 20 लाख मांगता है। मैं तेरे को बेच देगा 20 में, तेरे को 20 का प्रॉफिट हो जाएगा। मैं 20 लाख रुपया कहाँ से लाऊंगा? दैट्स योर प्रॉब्लम। तभी टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे के बार का दृश्य प्रकट हुआ। कैमरा पैन होता हुआ लंबे बार के कोने से दूसरे कोने की तरफ घूम रहा था। वो परले कोने तक पहुंचा तो मैं चौंका। अब स्क्रीन पर मेरी एक पहचानी सूरत झलक रही थी। बार के उस कोने में हाथ में ड्रिंक्स का ग्लास लिए सोनाली चौहान काले सूट वाले एक शख्स से बतिया रही थी। आदमी की मेरी तरफ पीठ थी, इसलिए मैं उसकी सूरत ना देख सका। कैमरा पैन होता हुआ उन पर से आगे बढ़ गया। किधर ध्यान है भाई तेरा? मैंने तत्काल स्क्रीन पर निगाह हटाई और खीसे निपोड़ता हुआ बोला, तुम्हारी तरफ है बॉस। फिर मैंने जल्दी से जोड़ा, मैं एक बात पूछना चाहता था। पूछ, बल्कि 2। अरे कुछ बोल तो सही। तुमने कहा कि शरद इधर का 20 लाख का कर्जाई था, ये बात मेरे को मालूम थी। क्या गलत कहा? ठीक कहा, मेरे को मालूम थी। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम है कि मेरे को मालूम थी? मालूम है, तभी तो तेरे को वार्न करने को हसमत को भेजा। लेकिन मालूम कैसे थी? और ये कैसे मालूम है कि शरद को मैंने खुद अपनी सुपरविजन में फरार किया था? जो बात अभी खुद मुझे कल रात 9 बजे के बाद मालूम हुई थी, वो तुम्हें कैसे मालूम है? दूसरी बात बोल। बोलता हूँ, पहले पहली का तो जवाब मिल जाए। मेरे को कोई बोला? कौन? तेरे को उसमें कोई लेने देने का नहीं। कोई बोला? मैं जाना, इतना जवाब काफ़ी है। अब दूसरी बात बोल। तुमने कहा कल छोकरा हार लेकर तुम्हारे पास आने वाला था। हाँ, कैसे मालूम? वो इधर मैसेज छोड़ा जो कि मेरी ऑटो आंसरिंग मशीन ने रिकॉर्ड किया। सुनाता है। उसने मशीन का टेप रिवर्स किया और प्ले का बटन दबाया। तत्काल कमरे में शरद की आवाज़ गूंजी। मिस्टर अलेक्जेंडर, मैं शरद चौहान बोल रहा हूँ। मुझे अफसोस है कि इस बार बड़े चौहान साहब रकम चुकता करने को तैयार नहीं, लेकिन आपका पैसा फिर भी चुकता होगा। मेरे पास एक बेशकीमती हार है जो कहने को नौलखा है, लेकिन जिसकी आज की कीमत 40 लाख से किसी कदर कम नहीं, क्योंकि इतनी रकम का उसका बीमा है। मैं शाम को वो हार लेकर तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। पर पहुंचा नहीं। अलेक्जेंडर मशीन का स्विच ऑफ करता हुआ बोला, हार आ जाएगा। मैं एकाएक उठता हुआ बोला, यस, गुड फॉर यू, गुड फॉर मी। उसने उठकर मेरे से हाथ मिलाया। सो लॉन्ग कोहली, बट रिमेंबर 1 वीक।
ओनली। यस बॉस। अब में मैं जानी मानी हस्ती था। सिल्विया की वजह से मेरी वहाँ जो मौज स्थापित हुई थी, टेक ओवर के बाद अलेक्जेंडर ने भी उसे बदस्तूर बरकरार रखा था। यानी कि अभी भी वहाँ की तमाम सर्विसेज योर्स ट्रॉली के लिए ऑन दी हाउस थी। यानी कि नो बिल, नो चार्जेस, नथिंग। हॉल में उस वक्त कोई विशेष भीड़ नहीं थी। स्टेज पर एक कैबरे डांसर संगीत की ताल पर थिरक रही थी, लेकिन बहुत कम लोगों की उसकी तरफ मुकम्मल तवज्जो थी। मैं बार की तरफ बढ़ा और फिर जानबूझकर सोनाली के करीब से गुजरा। केवल एक क्षण को उसकी मेरी तरफ निगाह उठी और केवल एक क्षण को ही उसके चेहरे पर सकपकाहट के भाव आए। फिर वो पूर्वत काले सूट वाले से बतियाने लगी, जिसकी सूरत की मैं तब भी न देख पाया। मैंने थॉमस को तलाश किया। वो काली पतलून और डबल ब्रेस्ट का सफ़ेद कोट पहने था और झालरदार सफ़ेद कमीज पर काली बोटाई लगाए था। बहुत जंच रहे हो भाई, मैं प्रशंसात्मक स्वर में बोला। तुम्हारी तो काया ही पलट हो गई है। लगता ही नहीं कि वही पहले वाले थॉमस हो। दुआ है ऊपर वाले की, वो मुस्कुराता हुआ बोला। ऊपर वाला यानी कि आसमानी बाप? उतना ऊपर वाला नहीं, बस जरा ही ऊपर वाला। फर्स्ट फ्लोर वाला? हाँ, यानी कि अलेक्जेंडर? वही। वो हंसा और फिर बोला, कैसे आए? बॉस के बुलावे पर आया था। उसका हुक्म है कि मैं तुम्हारे से 20,000 रुपये ले लूँ। मैं अभी लाता हूँ कैशियर से। पहले बॉस से तस्दीक तो कर लो। तुमने कह दिया तस्दीक हो गई। क्या पता मैं झूठ बोल रहा हूँ। सिर्फ 20,000 की खातिर, वो भी अलेक्जेंडर से? शामत आई है तुम्हारी? आई तो हुई है, लेकिन इस वजह से नहीं। फिर मैंने स्वर बदला। ओके, गेट इट। वो सहमति में सिर हिलाता मेरे से परे हट गया। मैं बार पर पहुंचा और सोनाली से परे दूसरे कोने में बैठ गया। बारमैन ने मेरा अभिवादन किया और मुझे मेरा पसंदीदा ड्रिंक सर्व किया। मैंने एक सिगरेट सुलगा लिया और विस्की चुसकने लगा। थॉमस उल्टे पांव वापस लौटा। 500 के नोटों की सूरत में उसने मुझे 20,000 रुपये सौंपे। सुधीर कोहली, मैं बोला। द लक्की बास्टर्ड। लक्कीएस्ट, थॉमस बोला। वरना अलेक्जेंडर का माल किसी को हजम होता है? मुझे तो हजम हो रहा है। जेब में तो जगह अभी ही नहीं है। मैंने अपनी नोटों वाली जेब थपथपाई। जब यहाँ से रुखसत होऊंगा तो पेट में भी नहीं होगी। सम पीपल हैव ऑल द लक, सो एंजॉय योरसेल्फ मैन। 1 मिनट रुको। मैंने एक गुप्त इशारा बार के परले कोने की तरफ किया और बोला, उसे जानते हो? हाँ, थॉमस बोला। सक्तावत एस्टेट वाले महासिंह चौहान की बीवी है, सोनाली नाम है। अक्सर आती है यहाँ? अक्सर तो नहीं आती, तभी आती है जब वो आता है जिसके साथ की वो खड़ी है। वो कौन है? नाम शशांक मेहता है। अपने आप को बड़ा फिल्म स्टार बताता है, लेकिन असल में छोटे मोटे सीरियल्स तक ही पहुंच रखता है। कभी होगा बड़ा स्टार। यूँ कहो कि कभी सोचा होगा बड़ा स्टार बनने की बाबत। अब सोचने पर तो कोई पाबंदी है नहीं। वो अपने आप को अमिताभ बच्चन से भी बड़ा स्टार सोच सकता है। यानी कि यूं ही है? अब तो नहीं है ऐसा, क्योंकि अब तो उसने एक्टिंग से बेहतर कारोबार खड़ा कर लिया है अपने लिए। वो कौन सा कारोबार हुआ? वही जो इस वक्त कर रहा है, खाविंदों की सताई पैसे वाली औरतों की दिलजोई। यानी कि एक्टर से फीमेल बन गया है। सही नाम दिया, फीमेल। सोनाली से पहले जिस लड़की से फिट था उसका बाप कॉटन किंग कहलाता था। सुना है बड़ी मोटी फीली थी इस मेल ने उस लड़की का पीछा छोड़ने की। सोनाली से कब से चस्पा है? यही कोई 6 महीने से। पहले से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ उसके साथ 6 महीने से ही दिखाई दे रहा है। यहाँ शरद भी आता था, उसे अंदेशा नहीं होता था कि वो इसे देख लेता। देख लेता तो क्या होता, वो कौन सा यहाँ कोई शुभ कार्य करने आता था? यानी कि चोर चोर मौसेरे भाई या सौतेले माँ बेटे। मैं हंसा और फिर बोला, ओके थैंक यू। थॉमस वहाँ से हट गया। मैंने अपना विस्की का ग्लास संभाला और स्टूल पर से उतरा। लापरवाही से टहलता हुआ मैं बार के दूसरे कोने पर पहुंचा। मुझे करीब आया पाकर सोनाली बोलते बोलते रुक गई। हेलो, मैं फीमेल के पीछे से बोला। हेलो, वो निर्विकार भाव से बोली। फैंसी मीटिंग यू हेयर। क्यों, यहाँ आने के लिए कोई परमिट जारी होता है जो कि तुम समझते हो कि मेरे पास नहीं हो सकता? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। परमिट तो मुझे साक्षात दिखाई दे रहा है। तब वो मेरी तरफ घूमा। एक बड़ी कमीनी निगाह उसने मेरे ऊपर डाली। शशांक मेहता, सोनाली जल्दी से बोली। और शशांक, ये वो प्राइवेट डिटेक्टिव है जिसका मैंने तुम्हें जिक्र किया था, सुधीर कोहली। मैंने नोट किया कि उसका थोबड़ा खूबसूरत था और उम्र में वो कोई 35 के पेटे में था। हेलो, मैं बोला। देख रहे हो, वो जले बुने स्वर में बोला कि हम दोनों बातें कर रहे हैं। किसी शख्स से कभी पहली निगाह में मुझे अरुचि हुई तो वो शशांक मेहता था। कमीना यूं पेश आ रहा था जैसे अपने गले में हाथ डालते मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया हो। गल्ला भी तो खूब था। तारीफी निगाहों से सोनाली को ताड़ते हुए मैंने मनी मन सोचा, हाथ डालने के ही काबिल। देख रहा हूँ, प्रत्यक्ष मैं बोला। ऐसे में जानते नहीं कि तुम्हारा क्या फर्ज बनता है? क्या फर्ज बनता है? ओह माई गॉड, डू आई हैव टू ड्रॉ यू अ डायग्राम? यस, एंड ऑल्सो कलर इट। ओके, आई विल डू एग्जैक्टली डैट। गेट लॉस्ट। इतनी जल्दी? पहले मैं अपने फेवरेट स्टार से ऑटोग्राफ तो ले लूँ। ऑटोग्राफ में 5 उंगलियों से देता हूँ, चौकटे पर। आई डोंट माइंड, प्लीज गो अहेड। उसने असहाय भाव से सोनाली की तरफ देखा।
मुझे ये देखकर बड़ी हैरानी हुई और संतोष का भी अनुभव हुआ कि वो तेवर दिखाने की जगह बड़े विनोदपूर्ण भाव से मुस्कुरा रही थी। तुम्हारी बारी है शशांक, वो बोली। मैं यहाँ तमाशा नहीं खड़ा करना चाहता, वो बुनबुनाया। क्यों भला, तुम्हारा तो धंधा ही तमाशा करने वाला है, मैं बोला। वो खामोश रहा। मैंने कभी कोई फिल्म नहीं देखी तुम्हारी, इसी बहाने मुझे तुम्हारी अदाकारी का नमूना देखने को मिल जाएगा। एक्टिंग में फेवरेट फील्ड कौन सा है तुम्हारा, कॉमेडी या ट्रेजेडी, या दोनों एक ही बात है तुम्हारे लिए? उसने दांत पीसे और बेचैनी से पहलू बदला। यहाँ कैसे आए, सोनाली बोली। तफरीहन, मजबूरन, अलेक्जेंडर ने पकड़ मंगवाया। शरत की वजह से? हाँ, समझता है उसकी 20 लाख की वसूली में मैंने भांजी मारी थी। अब क्या पोजीशन है? अब हालात काबू में है। गुड। एक ड्रिंक मेरी तरफ से हो जाए? नहीं, मैंने जल्दी जाना है। मे बी सम अदर टाइम। आई विल लुक फॉरवर्ड टू दैट सम अदर टाइम। वो सहमति में सिर हिलाती हुई मुस्कुराई। शशांक ने ऐसी शक्ल बनाई जैसे उसका कलेजा फूंक रहा हो। डार्लिंग, वो अपने हाथ में थमा ग्लास बार काउंटर पर रखती हुई बोली। अफसोस है कि नाक कबाब में हड्डी आ गई। मैं हड्डी के साथ जा रही हूँ, मेरी तबीयत बाग बाग हो गई। कम सुधीर, वो बोली। एस्कॉर्ट मी अप टू माई कार। श्योर। मैंने सिगरेट और जाम दोनों को तिलांजलि दी और अपनी दाईं बाह कोनी पर से मोड़कर उसकी तरफ बढ़ाई। उसने मेरी बाह थाम ली और बोली, सी यू शशांक। पीछे शशांक को मेरी मौत की कामना करता छोड़कर मैं उसके साथ हो लिया। हॉल में तब तक भीड़ हो गई थी, जिसकी वजह से उसे मेरे साथ सटकर चलना पड़ रहा था, जो कि मेरे लिए बहुत आनंददायक बात थी, क्योंकि यूं उसका एक उन्नत वृक्ष बार बार मेरे कंधे को धक्का दे रहा था और इतने से ही मुझे स्वर्गिक आनंद की अनुभूति हो रही थी। वो एक शिफॉन की साड़ी और बहुत ही ज़्यादा लो कट स्लीवलेस ब्लाउज पहने थी। ऊंची सोसाइटी के किसी घर में जब मातम का माहौल हो तो शायद वही पोशाक मौजूद मानी जाती थी। कहाँ जाओगी, मैंने रास्ते में पूछा। घर, वो बोली। और तुम? इरादा तो मेरा भी घर जाने का ही है, लेकिन मेरे पास सवारी नहीं है। कहाँ रहते हो? ग्रेटर कैलाश। क्या प्रॉब्लम है? करीब है, मेरे रास्ते में है, मैं उतारती जाऊंगी। शुक्रिया। हम कंपाउंड में खड़ी एक एसटीएम में सवार हुए। उसने इंजन स्टार्ट किया और हीटर ऑन किया, लेकिन तत्काल वहां से रवाना होने की कोशिश न की। सतर्क निगाहों से उसके गिरेबान में झांकता मैं उसके पहलू में खामोश बैठा रहा। तुम्हारे जाते ही डॉक्टर भी चला गया था, वो खुद ही बताने लगी। फिर फौरन बाद वो भी टुन होकर सो गया था। तब कोठी के मातमी माहौल में मेरा दम घुटने लगा था। वो ऐतराज़ नहीं करता तुम्हारे यूं अकेले कहीं आने जाने पर? कभी करता है, कभी नहीं करता। आज तो वो कुछ करने या ना करने की हालत में ही नहीं था। नौजवान बेटे की मौत के गम से गमज़दा था, यही समझ लो। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पागल हुए हो? मेरा क्या लगता था मरने वाला? मैं खामोश रहा। सच पूछो तो उसका क्या लगता था वो? और फिर 100 बातों की एक बात, अभी क्या गारंटी है कि वो मर गया है? मुझे तो लगता है कि किसी भी घड़ी वो हेरोइन के नशे के हवाले झूमता झामता मेरे सामने आ खड़ा होगा। ऐसा हो जाए तो बात ही क्या है, ऐसा ही होगा, मेरा दिल कहता है, या शायद नशे की तरंग कहती है। ओह शट अप, आई हैड ओनली वन ड्रिंक। एक से क्या बना होगा, क्यों न एक और हो जाए। जी तो चाह रहा है, लेकिन अब मैं वापस अब्बा में तो जाने से रही। ट्राई के लिए खाकसर अपना डब्बा तजवीज़ करता है। तुम्हारा डब्बा? मेरा गरीब खाना। ओह, बातें बढ़िया करते हो, एन सजा के। और भी कई काम हैं जो मैं बढ़िया करता हूँ, एन सजा के। मसलन क्या? इजाज़त दे रही हो मुझे नमूना पेश करने की? हाँ। मैंने तत्काल उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसने कतई कोई ऐतराज़ ना किया। ऐतराज़ क्या, वो मेरे से ज़्यादा जोश व खरोश के साथ मेरे से लिपटी। मेरे तजुर्बेकार हाथों की तजुर्बेकार दस्तक उसके जिस्म पर जगह जगह पड़ने लगी। मैंने अपने होंठ उसके तपते होंठों पर रखे तो उसके गले से आहें कराहें निकलने लगी। मेरे दोनों हाथ उसकी पीठ पीछे पहुंचे और मैं उसके ब्लाउज के बटनों को एक एक करके खोलने लगा। तो दोस्तों, ये था घातक गोली नॉवल का चौथा पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।